एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए कक्षा 7 के भूगोल के अध्याय 4 का पार्ट 2। ये इसका भाग 2 है। भाग 1 इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आज की हम ये इस वीडियो में चर्चा करेंगे वायुमंडल के संरचना के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी वीडियो क्लास। यानी कि वायुमंडल किस प्रकार बनी है। वायुमंडल की संरचना का मतलब क्या है कि वायुमंडल किस प्रकार बना है। तो जब वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। पृथ्वी की सतह से अगर शुरुआत करें तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, फिर है मध्यमंडल, फिर है वायुमंडल और फिर है बहिर्मंडल। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए सबसे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो यह क्षोभ मंडल, फिर इसके ऊपर यह है आपका समताप मंडल, फिर उसके ऊपर है यह आपका मध्यमंडल और फिर इसके ऊपर है यह आपका वायुमंडल और फिर है यहाँ पे बहिर्मंडल। तो इस तरीके से ये 5 परतों में बटा हुआ है। तो आइए हम एक एक के बारे में संक्षिप्त जानकारी लें। जो सबसे पहला जो है वायुमंडल की परत जिसका नाम है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। महत्वपूर्ण परत क्यों है? तो क्योंकि इसमें जितनी भी घटनाएं होती है जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि सब इसी के अंदर होता है और इसी मंडल में मौजूद जो वायु होती है उसी से हम सांस लेते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अब जरा इस चित्र में हम लोग देखते हैं औसत ऊंचाई का मतलब क्या है कि जैसे कि ये पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पे कम है इसकी ऊंचाई कम है और इस एरिया में ज़्यादा है। तो तकरीबन कहीं पे 8 किलोमीटर भी है और कहीं पे 16 किलोमीटर भी है। तो इसलिए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। इसके बाद का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल क्या है अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। नाम से ही क्लियर है, समताप यानी कि यहाँ का तापमान जो है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यानी कि यहाँ की जो जलवायु है वो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये समताप मंडल जो है वो लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि आप यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो कि ये देखिए इसमें हालांकि ये दिया हुआ है थोड़ा कम, ये 50 किलोमीटर तक है, यहाँ तक है, लगभग यहाँ तक है ना। उसके बाद कि अगर बात करें हम 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है या यहाँ पर ना तो बादल है ना ही मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं होती है। यानी कोई लगभग सारी घटनाएं, एक आध को अगर छोड़ दे तो लगभग सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, यहाँ नहीं होती है। यानी बारिश वगैरह की संभावना ही नहीं होती है। इसीलिए ये जो है ये हवाई जहाज़ के उड़ाने के लिए एक आदर्श स्थिति है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं यानी कि पराबैंगनी किरण कहते हैं, उससे हमारी रक्षा करता है। ओजोन गैस से हमारी ओजोन गैस क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब यहीं पे ये देख रहे होंगे ये समताप मंडल है, इसी में ये जो एरिया है लगभग इतना ये ओजोन परत है।
और यहाँ पे इसी में क्या होता है कि सारी जितनी भी हानिकारक किरणें होती है सूर्य से निकलने वाली, उसको ये क्या करता है, अपने में सोख लेता है और उसको परावर्तित भी करता है। उसके बाद अगला है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यानी कि समताप मंडल के बाद समताप मंडल के ठीक ऊपर यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यानी कि ये देखिए, ये समताप की सीमा है, यहाँ ये समताप की सीमा है, यहाँ से लेके ये मध्यमंडल है और ये यहाँ तक है। तो ये जो है ना, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर है। अब आगे देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला जितना भी उल्का पिंड है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जब पृथ्वी की तरफ जो आता है तो वो यहाँ पे आके जल जाते हैं। इसके बाद जो मध्यमंडल है, उसके बाद शुरू होता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत ही तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ने लगता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, यानी कि कहीं पे यह 80 किलोमीटर है तो कहीं पे 400 किलोमीटर है। तो रेडियो संचार, यानी कि रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित, यानी कि फिर से वापस कर दी जाती है। इसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी कि बाहरी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो सबसे ऊपरी परत है, ये वाली जो परत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। तो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। बहुत ही ज़्यादा हल्की गैसें होती है। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है मौसम एवं जलवायु। आपने अक्सर क्या होगा कि वनडे मैच जो होता है, एक दिवसीय मैच के भविष्य का अनुमान लगाते हुए, मौसम के संबंधित भविष्य का अनुमान लगाते हुए सुना होगा। जैसे कि वो लोग बातें करते हैं, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने ऐसा सुना है। मान लो कि हमारा शरीर एक रेडियो है और हमारे जो दिमाग है वो उसका स्पीकर है। तो मौसम क्या है, तो मौसम उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, रेडियो के बटन को छेड़छाड़ करता है, तो उसी तरीके से मौसम भी उस नियंत्रण बटनों को छेड़छाड़ करने वाला है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी कि हर एक घंटे और दिन प्रतिदिन में जो वायुमंडल की स्थिति बदलती जाती है उसे हम कहते हैं मौसम। आर्द्र यानी कि नमी और गर्म मौसम किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है। देखिए गर्मी में कितने अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। अच्छा और हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। देखिए मौसम क्या होता है कि अचानक से दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन क्या होता है दीर्घकाल यानी कि लंबे समय में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, यानी कि उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यानी कि लंबे समय तक एक ही जैसा जब मौसम रहता है, थोड़े बहुत बदलाव को अगर हम नज़रअंदाज कर दें, तो अगर एक ही जैसा मौसम होता है लंबे समय तक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब देखिए आपकी जानकारी में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के, अब ये देखिए ये इसमें एक जीरो कम है, तो 2 अरब जो भाग होगा सूर्य की ऊर्जा का, उसमें से सिर्फ एक भाग ही हमें पृथ्वी को प्राप्त होता है।
अब हम लोग जानेंगे तापमान। तो तापमान को नापने, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। अब तापमान होता क्या है? तो वायु में मौजूद ताप यानी कि गर्मी और ठंडक यानी कि शीतलता के का जो मान होता है उसी को तापमान कहते हैं। यानी कि गर्मी कितनी बढ़ी, ठंडक कितना कम हुआ, तो उसको जो हम नापते हैं उसका जो मान निकालते हैं उसी को तापमान हम लोग कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की में ज़्यादा गर्म होता है। अब देखिए एक शब्द है आतपन। आतपन, आतपन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। तो आतपन क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, इसलिए आतपन महत्वपूर्ण है। और आतपन क्या होता है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाता है? कहलाती है आतपन कहलाती है। आतपन यानी कि जिसको सूर्यातप कहते हैं, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अब जरा इसको मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये है, अब इसके बीचों बीच हमने खींच दिया क्या? भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ। तो यहाँ से इधर के ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे तो तापमान कम होते जाएगा, और यहाँ पे ये जो ध्रुव का एरिया है यहाँ पे का तापमान क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। क्या आप समझ गए? अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से ढके क्यों रहते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक इस चित्र में बता रहा हूँ। तो तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तापमापी का, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। वायु दाब मापी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो वायु दाब यानी कि वायु के प्रेशर को, वायु के दाब को नापने के लिए वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर यानी कि वर्षा को मापता है, जिसको वर्षा मापी हम लोग कहते हैं। और वात दिग्दर्शी, वात मतलब हवा यानी कि पवन की दिशा को ये दर्शाता है। दिग्दर्शी, दिग मतलब होता है दिशा, दर्शी मतलब दिखाने वाला। तो हवा की दिशा को दिखाने वाला जो यंत्र होता है उसे वात दिग्दर्शी कहते हैं। अब देखिए, क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं? बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि चूंकि जब तापमान कम होगा, जहाँ का तापमान कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जितने कम होगा। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा फिर से मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि तापमान मापने किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? कि एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और एंडर्स सेल्सियस को सम्मान देने के लिए ही तापमान को डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो सेल्सियस की अगर बात करें तो मानव यानी कि सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जल जम जाता है। यानी कि अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो जल किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन अगर जल के तापमान को हम बढ़ाते जाएं 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वह उबलने लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, यदि पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह इतनी गर्म हो जाए, अगर बढ़ जाता है तो वह इतनी अधिक गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा, गांव की तुलना में नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें किससे बनी होती है? एसाफेल्ट से।
सड़कें और धातु और कंक्रीट से जैन घर बने होते हैं, तो ये गर्म हो जाते हैं। और रात के समय इससे क्या होती है कि गर्मी मुक्त हो जाती है। रात के समय में यह लगभग ठंडा हो जाता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे है वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर बहुत अधिक दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। यानी कि किसी भी चीज़ को, अगर किसी को भी आप जन बराबर तरीके से चारों तरफ से खींचोगे तो वो चीज़ जो होगी वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो उसी तरीके से हमारे शरीर पर चारों तरफ से दाब लगता है वायु का, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं और हमारा शरीर क्या करता है, विपरीत बल लगाता है। यानी कि हवा हमें प्रेशर देता है और हमारा शरीर जो है ना उस हवा को प्रेशर देता है, वायु को प्रेशर देता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। तो अब प्रश्न है कि वायु दाब किसे कहते हैं? कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है, यानी कि बहुत अधिक, सबसे अधिक होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज मतलब कि इस तरीके से वितरण जो होता है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि जो वायु दाब कहीं पे कम होगा या ज़्यादा होगा वो किस पे निर्भर करता है? कि वहाँ पे वायु के तापमान के ऊपर। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि वायु का प्रेशर कम होता है और इसलिए उस जगह में निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब इसको फिर से समझ लीजिए इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कि जैसे कि देखिए, कोई भी एक जगह है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये आपकी पृथ्वी है, इसमें कोई जगह यहाँ पे, कोई जगह जो है ना यहाँ पे है, ठीक है। और इस जगह पे क्या है कि यहाँ का तापमान बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ की जो आर्द्र वाली नमी वायु है वो गर्म हो जाएंगी और गर्म जब हो जाएंगी तो हल्की हो जाएगी और हल्की होके ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। और जब ऊपर की तरफ उठने लगेंगी तो वहाँ पे हवा का प्रेशर ऑटोमेटिक है कि कम हो जाएगा और इस तरीके से निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। निम्न दाब किससे जुड़ा होता है? यानी कि बादल युक्त आकाश और नम मौसम। अब देखिए यहाँ निम्न दाब, बादल युक्त आकाश और नम मौसम किस तरीके से जुड़ा होता है। तो जो निम्न दाब होता है, निम्न दाब का मतलब क्या है कि आर्द्र यानी कि नमी वाली जो हवा है वो क्या हुई कि तापमान अधिक होने के कारण उसका वाष्पीकरण हुआ, यानी कि वो उसका इवेपोरेशन हो गया, इवेपोरेट होके वो ऊपर की तरफ उड़ गया और फिर बादल का निर्माण हुआ। अब बादल का जब निर्माण हुआ तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुई। अब बारिश के कारण नमी युक्त मौसम हो जाता है और फिर से इसी प्रकार तापमान अधिक होने से यही क्रियाएं होती रहती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु क्या होती है? ठंडी होती है। इसका परिणाम क्या होता है कि यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित मतलब जमकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है।
वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि वायु हमेशा उच्च दाब से, हाई प्रेशर से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी कि बहती है। ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है, देखिए जो ठंडी वायु होती है वो ये गर्म वायु होती है। तो गर्म वायु जब ऊपर उड़ जाएंगी तो उच्च दाब क्षेत्र वाले वायु तो वहाँ पे आएगी, तो इसलिए उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब देखिए यहाँ पे एक और जानकारी है कि चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्री के शरीर के द्वारा जो विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो ब्लड वेंस होते हैं, ब्लड की जो वेंस होती है, जो नसें होती है, वो फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री का क्या हो सकता है? रक्त स्रावित हो सकते हैं। रक्त स्रावित मतलब उसके अंदर ब्लड बह सकता है और उससे उनकी मौतें हो सकती हैं। तो इसलिए वो लोग अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, किट पहनते हैं, जिसमें कि पूरी तरीके से हवा भरी रहती है, ऑक्सीजन रहती है। तो इस तरीके से जन वो पहन के अंतरिक्ष में जाते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। भाग 3 में हम जानेंगे पवन और इससे आगे की बातें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।